guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati. You guys must know that कि CBSE ने अपने सैम्पल पेपर्स जो हैं वो रिलीज़ कर दिए हैं फर्स्ट सेशन 2020 एंड 21। तो आपको अगर डाउनलोड करना है ये सारे सैम्पल पेपर, जस्ट विजिट CBSE ऑफिशियल वेबसाइट cbseacademic.nic.in और यहाँ पे आपको सैम्पल क्वेश्चन पेपर में जो है यहाँ मिल जाएंगे क्लास 12 के लिए। और जैसे आप क्लास 12 या 10th जिसके लिए भी देख रहे हो जाएंगे तो कुछ ऐसा लिस्ट ओपन हो जाएगा एंड एज पर योर सब्जेक्ट यू कैन डाउनलोड सैम्पल क्वेश्चन पेपर। देखिए, तो अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि देखिए क्वेश्चन पेपर आपको एक रफ आइडिया दे देता है कि क्वेश्चन कितने डीप हो सकते हैं और किस तरह के पूछे जा सकते हैं। सो योर क्वेश्चन पेपर विल बी ऑफ 80 मार्क्स एक्चुअली एंड ये 3 घंटे का होगा। इसमें सभी क्वेश्चंस कंपलसरी इंस्ट्रक्शंस हम देख लेते हैं कितने कितने मार्क्स के हैं। तो पहली बात 1 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, तकरीबन 16 ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आने हैं। देन इसके साथ साथ जो है 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे 17 एंड 18, ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं 19 टू 22, यहाँ पे 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और जो कि होंगे 40 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है आपको। इनफैक्ट डू नॉट वरी, आई विल बी प्रेजेंटिंग यू द आंसर शीट, लाइक आप कैसे इसको लिख सकते हैं। तो हो सकता है उसका वीडियो टुडे बाय इवनिंग या फिर टुमारो तक आ जाए। क्वेश्चन पेपर 23, 27, ठीक है, 4 मार्क्स हो गया एंड 100 वर्ड से आपको ज़्यादा नहीं लिखना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर्स 28, 29, यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको इसमें आंसर लिखना है क्योंकि मैप एंड कार्टून बेस्ड है तो वर्ड लिमिट नहीं है इसमें। एंड 30 टू 32 क्वेश्चन पेपर, ये 6 मार्क्स का है, 150। तो लाइक पॉलिटिकल साइंस में ज़्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि यार इन्होंने किस तरह के क्वेश्चन दिए हैं। तो सेक्शन ए से हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, जस्ट लेट मी जूम इट, ठीक है, अब सही है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट अबाउट प्रिंसली स्टेट इज इनकरेक्ट। ये इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट वो बच्चा जरूर कर सकता है जिसने किताब पढ़ी है, बाकी कंफ्यूज हो सकते हैं। क्या है ये? सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स क्लियरली वांटेड टू बिकम पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन, ठीक है, ठीक है, ये एक्चुअली सही है। द इंडियन गवर्नमेंट वॉज रेडी टू गिव ऑटोनॉमी टू सम रीजन, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल द रूलर ऑफ जूनागढ़ अनाउंस्ड दैट द स्टेट हैड डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट गड़बड़ लग रहा है, लेकिन हम डी भी चेक कर लेते हैं। प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, यस। सो एक्चुअली हमें बताना है इनकरेक्ट कौन सा है। तो इनकरेक्ट यार ये ए बी डी जो है वो सही लग रहे हैं ऑलमोस्ट। यहाँ पे जो सी है ना ये इनकरेक्ट है, तो सी वाला ऑप्शन फर्स्ट के लिए जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक्ट एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। गाइज अभी जो है रिसेंटली टॉपिक ऐड हुआ है, उसमें नीति आयोग वाला टॉपिक भी ऐड हुआ है। तो नीति आयोग को जो है यूनियन गवर्नमेंट का मतलब यूनियन गवर्नमेंट का थिंक टैंक कहा जाता है। सो नीति आयोग विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 3 देखते हैं हम। विच सेट ऑफ कंट्रीज बिलोंग टू द नाटो ग्रुप। भाई ये वाला सवाल बहुत कंफ्यूज करेगा क्योंकि इसमें आपने मैप देखा होगा, ओनली देन यू कैन डू। लेट्स सी। पोलैंड, ब्रिटेन एंड रोमानिया ये नाटो ग्रुप में थे। देखिए पोलैंड इसमें बिल्कुल भी नहीं था नाटो ग्रुप में, तो ए तो नहीं होगा। यूएसए, चेक रिपब्लिक एंड फ्रांस। तो देखिए चेक जो रिपब्लिक है ये भी नाटो ग्रुप में नहीं था, ये जो है यूएसएसआर के साथ था। सी देखते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी। तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी हो सकता है हमारे ऑप्शन में। एंड डी इज स्पेन, फ्रांस एंड ईस्ट जर्मनी। ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। स्पेन फ्रांस तो चलेगा, लेकिन जो ईस्ट जर्मनी है ना ये यूएसएसआर के साथ था। सो करेक्ट आंसर हियर विल बी ऑप्शन सी, ब्रिटेन, फ्रांस एंड वेस्ट जर्मनी। Now coming back to our fourth topic, that is going to be globalization. Globalization leads to each culture becoming. Globalization की वजह से जो culture है वो कैसा बन जाता है? More different, more transparent, more distinctive, more different and distinctive. Actually इसमें different भी आएगा, distinctive भी आएगा, but transparent तो बिल्कुल नहीं आएगा। दो हो सकते हैं, दोनों अगर हमें चाहिए है तो ये हमारा डी वाला सही होगा। Fifth is going to be which factors contributed to Pakistan's failure in building a stable democracy. हमने इस वाले चैप्टर में बात की थी कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया में, ठीक है। तो उसमें है कि स्टेबल डेमोक्रेसी क्यों नहीं हो पाती है पाकिस्तान की। उसका कारण ये था
dominance of a military, yes. Dominance of a clergy, yes. Dominance of a land owning aristocracy, यार इसमें तो सभी हैं. Okay, D we have. So all the above जो है हम यहाँ पे कर देते हैं, all of the above, क्योंकि सारे सही हैं. Sixth is going to be Arab Spring begin with. अरब स्प्रिंग वाला रीसेंट टॉपिक ऐड हुआ है चैप्टर 2 में, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी में. तो अरब स्प्रिंग वाला के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा. इसमें ये है अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है तुनीशियन रिवॉल्यूशन से. तुनीशिया एज अ कंट्री, तो यहाँ पे सबसे पहले रिवॉल्यूशन शुरू होता है और फिर इस अरब स्प्रिंग की शुरुआत होती है. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट वन. सेवेंथ देखते हैं हम, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. हमने इसमें गलत स्टेटमेंट चूज करना है. तो यार मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है ये क्वेश्चन, और यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया क्योंकि मुझे अच्छे से याद है, आज ही हमारी क्लास में हमने ये वाला टॉपिक किया था. साफ्टा साइंड एट द 7th सार्क समिट इन इस्लामाबाद. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, साफ्टा का जो 7th सार्क समिट है वो इस्लामाबाद में तो बिल्कुल भी नहीं हुआ था. डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, साफ्टा का 7th सार्क समिट किस कंट्री में हुआ था. तो 7th का हम यहाँ पे सी लिख देंगे. मैंने क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा क्योंकि आज मैंने जैसे कि बताया टॉपिक ये किया था हमने. 8th, in the decade of 1960s, the Congress party under the leadership of Indira Gandhi was affected by violence. तो नहीं हुआ था. Defection, हाँ. Internal conflicts and censorship. So देखो, दो यहाँ पे पॉसिबल है, एक तो डिफेक्शन एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. अगर आप देखेंगे तो ज्यादा प्रॉब्लम इंदिरा गांधी के टाइम पे हुई थी ड्यू टू इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट. So option C is going to correct for 8th one. 9th one is dash policy has been adopted by नीति आयोग. नीति आयोग ने कौन सी पॉलिसी अपनाई? मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, आयुष्मान भारत. तो आयुष्मान भारत इज एक्चुअली वन ऑफ द पॉलिसी दैट कम्स अंडर मेक इन इंडिया, और मतलब बेसिक पॉलिसीज के अंडर आती है. बट नीति आयोग ने जो पॉलिसी अपनाई थी दैट वाज मेक इन इंडिया. Do not confuse it with this option made in India, because mostly जो चीजें हम लेते हैं वहाँ पे लिखा रहता है made in China, but we adopted strategy make in India. Okay, A1 is correct. 10th वाला देखते हैं हम. First Gulf War was known as. तो भैया ये वाला क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा जाता है. पहला गल्फ वॉर हम किस नाम से जानते हैं और ये क्यों हुआ था, ये भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. 11th is going to be the high point of a Cold War was. कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट कौन सा था? तो कोल्ड वॉर का हाई पॉइंट हमने डिस्कस किया था. पहला टॉपिक ही है कोल्ड वॉर वाले चैप्टर का, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. क्यूबन मिसाइल क्राइसिस विल बी करेक्ट वन हियर. 12th one is going to be सरदार वल्लभ भाई पटेल faced key challenges of integration in which of the states. सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे ज्यादा मुश्किल किन स्टेट्स को इंटीग्रेट करने में होती है? हैदराबाद, मुरादाबाद, जूनागढ़. देखो मुरादाबाद तो कहीं मेंशन ही नहीं है. बी हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड जम्मू. तो सिकंदराबाद भी कहीं मेंशन नहीं है. हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर. यस, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड कश्मीर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा. सो C1 इज करेक्ट. 13 is going to be with its pre-intended goal. The NDA third government started several socio-economic welfare schemes to make development accessible to the masses. तो NDA third से मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का फेज थर्ड, जो कि हुआ था 2014 में जो इलेक्शन हुए थे और बीजेपी की वापसी हुई थी विद यू कैन से मतलब सरप्लस मेजॉरिटी कोalition के साथ ये आए थे. तो इनका जो नारा था ना उस वक्त, और सबका एक अपना अपना स्कीम होता है, प्री इंटेंडेड गोल होता है, दैट वाज सबका साथ सबका विकास. मुझे लगता है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, पक्का आपको पता ही है. 14th, बीजेपी लेड कोalition ऑफ 2014 वाज कॉल्ड एज. बीजेपी का 2014 के कोalition को क्या बोला गया था? मेजॉरिटी कोalition नहीं, सुपर सरप्लस मेजॉरिटी कोalition, क्लियर मेजॉरिटी कोalition, डेमोक्रेटिक कोalition. right answer is surplus majority coalition. 15th is the main agenda of the social forum. Okay, हम थोड़ा आगे आ गए हैं. main agenda of the social forum is, सबसे बड़ा एजेंडा वर्ल्ड सोशल फोरम का ये है कि भैया इनको न्यू लिबरल ग्लोबलाइजेशन को ऑपोज करना है. सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम योर चैप्टर ग्लोबलाइजेशन. अब इसके ऑप्शन में आपके पास दूसरा भी है अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज डैश डायमेंशंस.
ग्लोबलाइजेशन की हमने डायमेंशंस ऑलरेडी की हैं, आई हैव अपलोडेड दिस चैप्टर वीडियो। पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन है, तो यहाँ पे डी वाला सही होगा। अब देखते हैं 16 क्वेश्चन। गाइज ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्यों? क्योंकि जिसने डीपली अंडरस्टैंडिंग मतलब टॉपिक पढ़ा होगा वही बता पाएगा इसका आंसर। यहाँ पे है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो है वो अरेंज करना है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ ह्यूमन राइट काउंसिल, यल्टा कॉन्फ्रेंस, अटलांटिक चार्टर, इंडिया ज्वाइन द यूएन। सबसे पहले कौन सा हुआ था? तो सबसे पहले आता है अटलांटिक चार्टर, ठीक है। अटलांटिक चार्टर आया था 1941 में। इसके बाद आता है यल्टा कॉन्फ्रेंस, एंड यल्टा कॉन्फ्रेंस को, और हाँ अटलांटिक चार्टर में बता दो रूजवेल्ट एंड विल्सन चर्चिल की बुक थी, ठीक है। उसमें ये जो है अटलांटिक चार्टर है, और दिस वाज द इनिशिएशन आफ्टर यू कैन से ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो चल रहा था। अटलांटिक चार्टर के बाद यल्टा कॉन्फ्रेंस आता है। यल्टा कॉन्फ्रेंस को हम क्रीमिया कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं। ये फरवरी 1945 में हुई थी। इसके बाद आता है आपका इंडिया ज्वाइन द यूएन। वाई? इंडिया ने ज्वाइन किया था अक्टूबर में यूएन को, अलोंग विद 50 अदर नेशन स्टेट्स। 50 और देशों के साथ इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था अक्टूबर 30, 1945 को। तो यल्टा कॉन्फ्रेंस पहले आया क्योंकि 1945 में यल्टा कॉन्फ्रेंस हुई थी, बट फरवरी में, और ये हुआ था आपका अक्टूबर में। एंड लास्ट में आता है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए ह्यूमन राइट काउंसिल, क्योंकि ये तो रिसेंट में ही बनी है, ये तो 2006 में आई है। सो हम ऑर्डर देखते हैं, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट। लेट मैच। ओके, थर्ड, सेकंड, फोर्थ एंड फर्स्ट इज गोइंग टू बी आवर राइट आंसर। तो बी यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारे लिए। फिर देखते हैं हम सेक्शन बी, और ये है आपका रीड द फॉलोइंग। आपको ये पैरा पढ़ना है। इट इज रिलेटेड टू अमेरिका का जो मार्शल प्लान आया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने हैं। तो पहले मैं ये पैरा नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पे बताती हूँ। मार्शल प्लान क्या था? मार्शल प्लान बेसिकली आपको पता है इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए, मतलब फाइनेंशियल एड दी गई थी यूएसए की तरफ से। तो डी इज करेक्ट वन। Then 17.2, the US created a new collective security structure under which organization? तो USA ने अपना collective security structure बनाया था on the name of NATO, ठीक है, North Atlantic Treaty Organization। 17.3 देखते हैं हम, under which plan Organization of a European Economic Cooperation was established? European Economic Cooperation was established under the plan Marshall Plan। तो आप पैरा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुझे चूंकि पैरा पता है तो मैंने पैरा नहीं पढ़ा। 17.4 हम देखते हैं, which organization became a forum where Western European states begin to cooperate on trade and economic issues? Organization for European European Political Cooperation नहीं, Organization for European Economic Cooperation, Military Cooperation or any other cooperation? B is going to be correct answer here, क्योंकि ये क्लियरली मेंशन है यार, देखो यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब देखते हैं हम 18 वाला, तो ये ग्लोबलाइजेशन के ऊपर है। हम ये पैरा फिर से, एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है, ये है चैप्टर 6 आपका, द डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, ठीक है। इसमें चूंकि ग्लोबलाइजेशन की बात भी की गई है। अर्ली 1990s सॉ द एरा ऑफ, 1990s के एरा में जो है किस तरह का चेंजेस आ रहे थे? लिबरलाइजेशन हो रहा था, प्राइवेटाइजेशन हो रहा था, ग्लोबलाइजेशन हो रहा था, ऑल ऑफ द अबव। 18.2, द थर्ड डेमोक्रेटिक अपसर्ज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो डेमोक्रेटिक अपसर्ज होता है थर्ड, उसमें बात ये की गई थी, वी हैव टू फाइंड सर्वाइवल ऑफ द एबलेस्ट, ठीक है। तो ये डी है, यहाँ पे आएगा, यू कैन सी हियर, पैरा भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाउ मेनी डेमोक्रेटिक अपसर्जेस आर आइडेंटिफाइड इन पोस्ट इंडियन हिस्ट्री ऑफ इंडिया? ओके, tricky question that you guys have to answer in the comment section. Then third democratic upsurge seeks to promote dash who constitute a significant chunk of Indian society. कौन है? Senior citizens, participation of a opposition leader या participation of a student? Senior मतलब significant chunk Indian society का है, participation of a student। सी आते हैं, हमें केवल इसमें क्वेश्चंस देखने हैं, आंसर नहीं देखेंगे। आंसर के लिए आपका एक वीडियो जरूर आएगा।
इम्पैक्ट क्या होता है इमरजेंसी का न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स की वजह से? तो यहाँ पे आपको मैगजीन्स का नेम मेंशन करना है, साथ ही साथ न्यूज़पेपर का। जैसे कि उस वक्त की जो मैगजीन्स थी जिन पे बैन लगाया गया था, मेन स्ट्रीम हो गई, इंडियन एक्सप्रेस हो गई, ठीक है, तो आपको इनका नाम मेंशन करना है। रोल प्लेड बाय सिंडिकेट इन कांग्रेस पार्टी, सिंडिकेट का भाई रोल ये था कि ये उसके अलग थे, मतलब सिंडिकेट इंदिरा गांधी जिन लोगों को लीड कर रही थी उनसे अलग थे। दीज वर द सीनियर लीडर्स इन अ कांग्रेस पार्टी, तो दे वांट कि भाई इनको ज़्यादा पावर मिलनी चाहिए, इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर सीनियर। टू ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग, तो नीति आयोग के दो काम जो होते हैं वो आप इसमें लिख दीजिएगा। व्हाट वर द चेंजेस दैट अकर्ड इन इंडियन पॉलिटिक्स आफ्टर 1977 इलेक्शंस? तो 1977 इलेक्शंस में क्या चेंजेस आए हैं वो आप यहाँ पे ज़रूर लिखिए। देन साउथ, ठीक है, सेक्शन डी आ गया, 4 मार्क्स के क्वेश्चन। साउथ एशियन एक्सपीरियंस ऑफ अ डेमोक्रेसी हैज एक्सपेंडेड द ग्लोबल इमेजिनेशन ऑफ अ डेमोक्रेसी, व्हाई? Explain the role of an outsider or outside countries that are playing crucial role in South Asian politics. 24th is going to be explain Cuban Missile Crisis. Cuban Missile Crisis, it should be very easy for you guys to explain. Highlight the salient features of Indian-Israeli relations in contemporary times. और यहाँ पे ऑप्शन भी है, elaborate the nuclear policy of India. So in case you don't know about this, you can write this. 26 is going to be China's followed its own path in introducing a market economy. Justify this statement with 4 suitable arguments. अदरवाइज आप जो है एशियन जो है आजकल न्यू सेंटर ऑफ पावर बन रहा है वर्ल्ड का, और ये कितना सही है ये आपको स्टेटमेंट देना है। पॉलिटिकल इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन पे क्या होता है वर्ल्ड के, दिस यू हैव टू डिस्क्राइब। एंड देन वी आर हैविंग सेक्शन ई। ओके, दिस एक्चुअली इज गोइंग टू बी योर पार्ट जिसमें आपको मैप क्वेश्चंस करने हैं। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन क्या है, हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये मंडल इशू वाला टॉपिक है, और इससे आपको पता होगा कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम जो थे, इन्होंने रिजर्वेशन इम्प्लीमेंट किया था फॉर बैकवर्ड क्लासेस। Then state related to K. Kamraj who started the midday meal program for school students, तो ये जो है के कामराज थे तमिलनाडु से। देखिए मुझे काफ़ी अच्छे से पता है तो मुझे मैप देखने की ज़रूरत नहीं है, however we will locate it later. State related to समाजवादी पार्टी लीडर थिंकर राम मनोहर लोहिया, तो राम मनोहर लोहिया जो हैं वो यूपी के थे। स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल, कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, गुजरात। एंड स्टेट फ्रॉम वे आर्टिकल 370 वॉज प्रोवोक्ड, तो यहाँ पे आएगा जम्मू कश्मीर यानी कि ई। ये आपके सही आंसर्स हैं। देन ये वाला कार्टून आया है जो कि काफ़ी रेयर आता है। लेट्स सी, इस कार्टून में डिपिक्ट क्या करता है, ये डिपिक्ट ये करता है कि यूनाइटेड नेशन में अमेरिका का क्या रोल है, ठीक है। दूसरा, व्हाट हैव बीन रीजंस फॉर इमिनेंस इन्फ्लुएंस ऑफ अ यूएस ऑन यूएन। देखिए दो कारण यूएन के हम कह सकते हैं, यूएस के कह सकते हैं यूएन पे हैं। पहली बात तो ये ज़्यादातर टेरिटरीज और ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन डिफरेंट बॉडीज़ के आते हैं यूएसए के अंडर। दूसरा कारण क्या है कि यूनाइटेड नेशन का रेगुलर बजट देने वाला अगर कोई नेशन है दैट इज़ यूएसए, और सबसे ज़्यादा बजट जो है वो यूएसए से ही आता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि यूनाइटेड नेशन पे इन्फ्लुएंस है। Or is the cartoon still relevant? For now, for answer this question, you need to see the current situation, and if you see the current situation, ये कार्टून तो बिल्कुल भी relevant नहीं है, क्योंकि आज की कंडीशन में यूएस जो है वो हेजेमोनिक वे में बिहेव नहीं कर रहा है, यानी कि उसका जो डोमिनेंस था वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, और बाकी प्लेयर्स क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आ चुके हैं। Then after this guys you are going to have your 6 marks question, consequence of disintegration of a Soviet Union, आराम से 6 पॉइंट निकल आएंगे यार इससे। अदरवाइज आपको बताना है कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ, और विद स्पेशल रेफरेंस टू द पेरिस्ट्रोटिका एंड ग्लासनोस्त। आपको ये टर्म पता हो चाहे ना पता हो, एक पिक्चर दी हुई है आपकी बुक में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये वर्ड्स दिए हुए हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। हाउ डिड द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ स्टेट्स टेक प्लेस इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस,
पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर देना 1950 से लेके और जब तक सारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो जाता, यानी कि अप टू 2014। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पार्टीशन इन इंडिया 1947, आप ये भी कर सकते हैं। डिस्क्राइब द मेजर डेवलपमेंट्स दैट हैव बीन टेकिंग प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग NDA थर्ड एंड फोर्थ। अदरवाइज 3 पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज आपको बताने हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज में 90s के दौरान हो गए थे कि नहीं भाई ये डेवलपमेंट करना जरूरी है। सो दिस वाज आवर पॉलिटिकल साइंस सैम्पल पेपर। थोड़ा तो यार टफ आएगा ही, जिसने डीप स्टडी की होगी वो कर लेगा। आई विल बी प्रोवाइडिंग यू मॉक टेस्ट वेरी सून ऑन टू आवर चैनल, सो स्टे ट्यून एंड वीडियो आएगी रिलेटेड टू दिस सैम्पल पेपर की आंसर शीट। तो आपको आंसर कैसे प्रेजेंट करना है उसमें सब बताया जाएगा। जब तक के लिए स्टे ट्यून ऑन टू दिस चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब स्टडी शिव विद कृति 2 फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोस। मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में।